1 जून 2013 दो भाइयों के बीच एक चैट चल रही थी। एक था यासीन भटकल, जो नेपाल की पहाड़ियों में कहीं छिपा हुआ था। दूसरा था उसका सगा भाई रियाज भटकल, जो कराची में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पनाह में बैठा था। यासीन पूछता है, क्या पाकिस्तान में तुम्हें न्यूक्लियर बॉम्ब मिला? रियाज जवाब देता है, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर कायदे से ढूंढा जाए तो यहाँ अंडरवर्ल्ड में सब कुछ मिल सकता है। तो यासीन कहता है, ढूंढो उसे। हमारा अगला बड़ा अटैक भारत में गुजरात के सूरत पर होगा, और इस बार तबाही आम बमों से नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब से होगी। रियाज फिर कहता है, लेकिन भाई, अगर न्यूक्लियर अटैक किया तो उसमें हमारे मुसलमान भाई भी मारे जाएंगे, तबाही का दायरा बहुत बड़ा होगा। यासीन जवाब देता है, अटैक से पहले ही हम सारी मस्जिदों में पोस्टर लगा देंगे, सबको इत्तला कर देंगे कि शहर छोड़ दें, जो बचेगा वो काफिरों के साथ मरेगा। ये कोई हॉलीवुड की जासूसी फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये एक असली इंटरसेप्टेड चैट। ये इरादा था इंडियन मुजाहिदीन के सबसे खूंखार आतंकी यासीन भटकल का, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसके सिर पर भारत सरकार ने 35 लाख रुपए का इनाम रखा था। उस दौर में ऐसे खतरनाक स्लीपर सेल आतंकियों को ट्रैक करके पकड़ने का सक्सेस रेट महज 13.6% था। बाकी के 86.4% आतंकी सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। यासीन भी उसी 86.4% का हिस्सा बन चुका था। 2005 से 2012 के बीच भारत के 12 अलग अलग राज्यों में 17 बड़े बम धमाके हुए, 220 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए, और इन सबके पीछे दिमाग सिर्फ एक ही इंसान का था, यासीन भटकल। 2011 से वो पूरी तरह फरार था। वो अपना हुलिया और पहचान बदलने में इतना माहिर था कि भारत की किसी भी एजेंसी के पास उसकी कोई भी लेटेस्ट या साफ तस्वीर तक नहीं थी। लेकिन 2013 में भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा अंडरकवर ऑपरेशन लॉन्च किया जिसने इस भूत को नेपाल की वादियों से जिंदा खींच निकाला। कर्नाटक के तटीय इलाके में एक छोटा सा कस्बा है भटकल। इसी कस्बे की गलियों में मोहम्मद अहमद जरार सिद्दी बापा का बचपन बीता, जो आगे चलकर दुनिया के लिए यासीन भटकल बनने वाला था। यासीन कोई अनपढ़ या गरीब लड़का नहीं था। उसके परिवार का दुबई में एक अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन 90 के दशक में जब भारत में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी जैसी कट्टरपंथी संस्थाओं ने जोर पकड़ना शुरू किया, तो यासीन और उसके दोनों भाई रियाज भटकल और इकबाल भटकल के दिमाग में जहर घुलने लगा। 2001 में जब भारत सरकार ने सिमी पर बैन लगा दिया, तो इन तीनों भाइयों ने एक नई और कहीं ज्यादा खूंखार संस्था की नींव रखी, इंडियन मुजाहिदीन। साल 2004, जाली बीच, कर्नाटक। भटकल शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा कोस्टल मिला। यहाँ एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। इसके पीछे थे रियाज और इकबाल भटकल। बाहर से देखने में ये एक समर कैंप लगता था। नौजवान लड़के स्विमिंग करते, जंगलों में ट्रैकिंग करते और एयरगन से निशाना लगाते। स्थानीय लोगों को कभी कभी छोटे धमाकों की आवाज आती, पर उन्हें लगता कि लड़के पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन वहां भारत के खिलाफ ही साजिश बन रही थी। 2007 आते आते इंडियन मुजाहिदीन ने अपना खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। ये ग्रुप सिमी का एक कट्टर और हिंसक हिस्सा था। उनका IT विंग मीडिया को एनक्रिप्टेड मैनिफेस्टो भेजता, बड़े हमलों की जिम्मेदारी लेता और देश में एक साइकोलॉजिकल खौफ पैदा करता। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन सिर्फ एक स्वदेशी ग्रुप नहीं था। इंटेलिजेंस डोजर्स ने एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया, जिसे कराची प्रोजेक्ट कहा जाता है। पाकिस्तान की ISI और लश्कर-ए-तैयबा ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसमें वो फंडिंग और ट्रेनिंग पाकिस्तान में देंगे, लेकिन हमले भारतीय चेहरों के जरिए करवाएंगे। इससे वो दुनिया के सामने खुद को बेगुनाह दिखा सकते थे। रियाज और इकबाल के पाकिस्तान जाने के बाद यासीन भारत में फील्ड कमांडर बन गया, लेकिन यासीन खुद भी पाकिस्तान गया था। दुबई के रास्ते जाली इमिग्रेशन स्टैंप्स के जरिए उसने बॉर्डर पार किया। पाकिस्तान में उसका 50 दिन का मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम चला। पाकिस्तान आर्मी के 6 इंस्ट्रक्टर्स ने उसे सिखाया कि एक आम बम और मास कैजुअल्टी IED में क्या फर्क होता है। यासीन भटकल ने बम बनाने, रिक्रूटमेंट करने और अवैध फंडिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले कंट्रोल किया। 2008 में मुख्य बम मेकर आरिफ शेख के पकड़े जाने के बाद यासीन ने IED बनाने का काम खुद अपने हाथ में ले लिया। शुरुआत में उसके सर्किट ढीले होते थे, लेकिन जल्द ही उसने अपने डिजाइन इतने परफेक्ट कर ली कि वो फेल नहीं होते थे। अमोनियम नाइट्रेट, RDX, बॉल बेयरिंग्स और सटीक डिजिटल टाइमर्स का खतरनाक कॉम्बिनेशन। वो उडुपी के इंडस्ट्रियल सोर्सेज से डेटोनेटर्स खरीदता था,
इंडियन मुजाहिदीन का पहला मॉडल आजमगढ़ मॉडल था। पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर और आईटी स्पेशलिस्ट्स पर बातला हाउस एनकाउंटर के बाद ये नेटवर्क टूट गया, क्योंकि पढ़े लिखे युवाओं का डिजिटल फुटप्रिंट होता है जिन्हें ट्रैक करना आसान होता है। यासीन ने अपनी रणनीति बदली। उसने दरभंगा मॉडल शुरू किया। बिहार और ग्रामीण महाराष्ट्र के अनपढ़ और गरीब युवा, इन लड़कों का कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं था, इसलिए खुफिया एजेंसियां उन्हें ट्रैक नहीं कर पाती थी। इस सब को फंड करने के लिए इंटरनेशनल हवाला नेटवर्क और हाई क्वालिटी जाली नोटों को मार्केट में उतारा गया। दुबई से सीधे हवाला के जरिए ब्लैक मनी भारत आ रही थी। 2008 से 2013 तक भारत के कई शहर खून से लाल हुए। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद दानी लीमड़ा इलाके में यासीन और असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी ने एक सेफ हाउस किराए पर लिया। वहीं भारी मात्रा में विस्फोटक बनाए गए। अस्पताल और सिविलियन टारगेट्स पर 21 लगातार धमाके किए गए। 56 मौतें और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। 13 फरवरी 2010 पुणे जर्मन बेकरी, ओशो आश्रम के पास, जहां विदेशी टूरिस्ट्स आते थे। सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स एक बैग छोड़ते हुए रिकॉर्ड हुआ। वो यासीन भटकल था। इस ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए, जिनमें इटली, सूडान और ईरान के विदेशी नागरिक शामिल थे। 13 जुलाई 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट, जवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर, तीनों जगह धमाके हुए। 26 मौतें हुईं और 130 से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। और फिर आया इंडियन मुजाहिदीन का सबसे खतरनाक हमला। 21 फरवरी 2013 हैदराबाद, 2 धमाकों में 18 लोगों की मौत और 131 गंभीर रूप से घायल। यासीन भटकल अब देश का मोस्ट वांटेड बन चुका था। 12 अलग अलग राज्यों की एंटी टेरर यूनिट्स, आईबी और एनआईए सब इस एक आदमी के पीछे थे। यासीन भटकल कभी भी अपने नाम का मोबाइल फोन या ईमेल इस्तेमाल नहीं करता था। वो एक फोन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ऑन करता, कराची में बैठे अपने आकाओं को मैसेज भेजता और फिर उस फोन और सिम को तोड़कर फेंक देता। वो कभी एक ही चेहरे के साथ 2 बार नहीं दिखता था। कभी पूरी दाढ़ी, कभी फ्रेंच कट, कभी क्लीन शेव, हर बार एक नई पहचान। हालांकि यासीन भटकल 2009 में एक बार कोलकाता पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। कोलकाता में उसे नकली नोटों की तस्करी के शक में गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि उनके लॉकअप में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी बंद है। कुछ ही दिनों में उसे जमानत मिल गई और वो मुस्कुराता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। इसके बाद यासीन भारत से गायब हो गया। वो सीधा नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में था। 13 अगस्त 2013 पटना में मौजूद स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी के हेडक्वार्टर में एक बहुत ही सीरियस और हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। कमरे के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जॉइंट डायरेक्टर और एसओजी के टॉप डिप्यूटीज मौजूद थे। सबका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, यासीन के न्यूक्लियर बॉम्ब वाले इंटरसेप्टेड मैसेज का क्या मतलब है। क्या वाकई इंडियन मुजाहिदीन भारत में कुछ बड़ा करने वाला है? तभी एसओजी के टीम लीडर का एनक्रिप्टेड फोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। ये कॉल नेपाल में बैठे उनके एक इन्फॉर्मर का था। सर, जो फोटोग्राफ आईबी ने पिछले साल भेजी थी, वैसा ही एक शख्स नेपाल के पोखरा में दिखा है। पूरी बात बताओ, तुम श्योर हो? वो अपना हुलिया गिरगिट की तरह बदलता है। सर, फोटो में उसके लंबे बाल और दाढ़ी हैं, लेकिन जो आदमी मैंने देखा है वो क्लीन शेव है। उसके बाल एकदम छोटे हैं, लेकिन सर उसकी आंखें बिल्कुल उसी शख्स से मिलती हैं। वो सस्पेक्ट पोखरा में डॉक्टर यूसुफ नाम से एक यूनानी डॉक्टर बनकर रह रहा है। ये सुनते ही एसओजी टीम अलर्ट हो गई। यूनानी डॉक्टर यूसुफ, ये वो फेक आइडेंटिटी थी जिसका इस्तेमाल यासीन ने बिहार के दरभंगा में अपना आतंकी नेटवर्क खड़ा करने के लिए किया था। टीम लीडर तुरंत मीटिंग रूम में वापस आए और आईबी के जॉइंट डायरेक्टर को यह खबर दी। अब वक्त था दिल्ली हेडक्वार्टर से परमिशन लेने का। जॉइंट डायरेक्टर ने हॉटलाइन पर दिल्ली के डीआईबी, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो को फोन मिलाया। सर, हमारे पास एक कंफर्म लीड है। यासीन नेपाल के पोखरा में छिपा है। हमें तुरंत एक टीम नेपाल भेजनी होगी। लेकिन हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक यासीन इस वक्त नेपाल या भारत में है ही नहीं। वो कराची में अपने भाइयों के साथ ऐश कर रहा है। दिल्ली के बड़े अफसर किसी भी हालत में नेपाल में कोई अंडर कवर ऑपरेशन करने की परमिशन नहीं देना चाहते थे। इसका कारण साफ था, अगर ये ऑपरेशन फेल हुआ या उन्होंने किसी गलत आदमी को उठा लिया तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत और नेपाल के बीच भारी डिप्लोमेटिक बवाल मच सकता था। दिल्ली से ना सुनने के बाद मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। लगा जैसे भारत एक बार फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने हाथ से जाने देगा। लेकिन एसओजी लीडर हार मानने वालों में से नहीं थे। मीटिंग के बाद वो सीधे जॉइंट डायरेक्टर के केबिन में गए। सर,
ये चांस हम मिस नहीं कर सकते। मेरा सोर्स पुख्ता है, अगर आज हमने उसे छोड़ दिया तो कल और बम फटेंगे और खून हमारे हाथों पर होगा। जॉइंट डायरेक्टर ने कुछ देर सोचा। एक तरफ दिल्ली का ऑर्डर था और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी पूरी नौकरी दांव पर लगा सकता था। ठीक है, हम अनऑफिशियल तरीके से जाएंगे। तुम सबको अपना रूप बदलना होगा। कोई सरकारी आईडी नहीं, कोई वेपन नहीं, कोई पुलिस कार्ड नहीं। तुम टूरिस्ट बनकर नेपाल जाओगे। अगर तुम वहां पकड़े गए तो नेपाल की जेल में सड़ोगे। एसओजी लीडर ने 5 लोगों की एक बेहद चुनिंदा अंडरकवर टीम बनाई, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही एक बड़ी दीवार सामने खड़ी हो गई। पैसा। क्योंकि ये एक अनऑफिशियल ऑपरेशन था, इसलिए सरकार की तरफ से कोई सीक्रेट फंड सैंक्शन नहीं हुआ था। सरकारी पैसा आने में हफ्तों लग जाते, तो एसओजी टीम लीडर ने अपनी जेब से पैसे लगाए। उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त से 40,000 रुपए उधार लिए। इन्हीं उधार के पैसों से नेपाल के इंटरनेशनल रोमिंग वाले सिम कार्ड्स खरीदे गए, गाड़ियां बुक की गई और इन्फॉर्मर को देने के लिए लॉजिस्टिक्स का खर्चा निकाला गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस 30 सेकंड की एक जरूरी बात करना चाहता हूं। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत प्यार देते हो और अगर आप भी मेरे जैसे 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हो, वो भी AI की मदद से, तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बनाया है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कैसे कोई वीडियो वायरल होता है, कैसे सही टॉपिक चुना जाता है, कैसे मेरे जैसे एंगेजिंग स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, कैसे AI की मदद से 2D एनिमेशन विजुअल्स बनाए जाते हैं, कैसे AI से वॉइस ओवर जनरेट करते हैं और कैसे एक क्लिक में वायरल थंबनेल्स तैयार किए जाते हैं। अभी इस कोर्स पर 50% का लिमिटेड ऑफर चल रहा है। ये ऑफर सिर्फ पहले 100 यूजर्स के लिए, तो देर मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही ज्वाइन करें। 20 अगस्त 2013 दोपहर के 2 बजे टीम बिहार के मोतिहारी पहुंचती है। यहां ईस्ट चंपारण के ढाकड़ एसपी विनय कुमार उनके साथ जुड़ते हैं। विनय कुमार का नेपाल पुलिस और वहां के लोकल नेटवर्क में जबरदस्त होल्ड था। वीरगंज बॉर्डर पार करके ये टीम करीबन 280 किलोमीटर का सफर तय करके पोखरा पहुंचती है। उन्होंने पोखरा के माउंट व्यू होटल में चेक इन किया। उनका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। बर्म्यूडा शॉर्ट्स, चटक रंग की टी-शर्ट और गले में कैमरास लटकाए भारत के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अब नेपाल घूमने आए टूरिस्ट्स बन चुके थे। अगले दिन टीम को पोखरा में अपनी पहली बड़ी लोकल लीड मिलती है। बाल बहादुर थापा उर्फ AK अब्दुल्ला। बाल बहादुर थापा का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं था। वो कभी इंडियन आर्मी का एक आम सैनिक हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले उसने अचानक नौकरी छोड़ दी, इस्लाम कबूल किया और नेपाल जाकर बस गया। अब उसका काम था नेपाल में घुसपैठ करने वाले संदिग्ध जिहादियों को छुपने की जगह मुहैया कराना, उन्हें मस्जिदों में पनाह दिलाना और उनका लॉजिस्टिक्स सपोर्ट संभालना। इन्फॉर्मर ने एसओजी टीम को बताया कि ये अब्दुल्ला ही डॉक्टर यूसुफ यानी कि यासीन भटकल का मुख्य केयरटेकर है। जब यासीन पोखरा आया था तो उसने खुद को एक मजलूम मुसलमान बताया था जो इस्लाम की राह पर कुछ बड़ा करना चाहता था। अब्दुल्ला ने उसे पनाह दी थी। 22 अगस्त 2013 टीम ने एक खतरनाक प्लान बनाया। इन्फॉर्मर को बोला गया कि वो अब्दुल्ला से कांटेक्ट करे और उसे नमाज पढ़ने के लिए कहीं लेकर जाए। टीम को देखना था कि अब्दुल्ला इन्फॉर्मर को कहां लेकर जाता है। इन्फॉर्मर ने फिर अब्दुल्ला से कांटेक्ट किया और कहा कि उसे नमाज पढ़ने के लिए किसी अच्छी जगह ले जाए। दोपहर 1:30 पर इन्फॉर्मर और अब्दुल्ला एक कार में निकले। उनके ठीक पीछे 2 किराए की मोटर बाइक्स पर टूरिस्ट्स के भेस में एसओजी के कमांडोज लगे हुए थे। करीब 2 किलोमीटर दूर पोखरा के ओरेगांव चौक हाईवे के पास वो कार रुकी। ये एक बहुत ही अजीब सी लोकेशन थी। हाईवे के ठीक किनारे एक छोटा एकांत सा घर था। वहां से पूरा 1 किलोमीटर लंबा हाईवे साफ दिखता था, जिससे दूर से आती किसी भी पुलिस की गाड़ी को आसानी से देखा जा सकता था। अब्दुल्ला इन्फॉर्मर को उस घर के अंदर लेकर जाता है। एसओजी की टीम दूर से निगरानी कर रही थी। तभी एक अजीब इत्तेफाक हुआ। एक मोटर बाइक तेजी से आई और उस पर पीछे बैठा एक शख्स फुर्ती से उतरा और उस घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गया। दूर से देखने पर भी उस शख्स की चाल ढाल और बॉडी लैंग्वेज टीम के दिमाग में छपी यासीन भटकल की क्रिमिनल प्रोफाइल से मैच कर रही थी। जब इन्फॉर्मर उस घर से बाहर आया तो उसने कंफर्म किया, सर यही वो घर है, यही उसका हाइड आउट है। लेकिन एसओजी टीम सिर्फ एक झलक के आधार पर दिल्ली को कन्विंस नहीं कर सकती थी। उन्हें सॉलिड सबूत चाहिए था। अगले दिन टीम ने इन्फॉर्मर को वापस उसी घर में भेजा, इस बार एक नए प्लान के साथ। इन्फॉर्मर ने अब्दुल्ला से कहा कि उसे एक गुप्त बीमारी है और वो सिर्फ उस यूनानी डॉक्टर से ही इलाज कराना चाहता है। अंदर जाकर इन्फॉर्मर ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। यह शख्स देखने में गोरा और कश्मीरी लग रहा था, लेकिन टीम ने उसे 3 खास फिजिकल ट्रेट्स नोटिस करने को कहे थे जो यासीन भटकल के थे। माथे पर बालों का एक अजीब सा गुच्छा,
जिसे वो पीछे की तरफ संवारता था, माथे पर एक पुराना हल्का सा कटने का निशान और आगे के 2 दांत जो थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए थे। इन्फॉर्मर ने इन तीनों निशानों को अपनी नजरों से कंफर्म किया, लेकिन असली तुरुप का इक्का कुछ और था। बात करते हुए इन्फॉर्मर ने चतुराई से अपनी जेब में रखे फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया था। उसने यूनानी डॉक्टर से लंबी बातचीत की और उसकी आवाज का एक क्रिस्प क्लियर ऑडियो सैंपल रिकॉर्ड कर लिया। जब ये ऑडियो एन्क्रिप्टेड लाइन के जरिए दिल्ली भेजा गया तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टेक्निकल विंग ने उसका फोनेटिक एनालिसिस किया। एक्सपर्ट्स ने चेक किया कि वो वावल्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करता है। रिपोर्ट ने पूरे आईबी हेडक्वार्टर्स में खलबली मचा दी। हिंदी बोलने के उस लहजे में, उस एक्सेंट में साउथ वेस्ट महाराष्ट्र का डीप टच था। बिल्कुल वैसा ही एक्सेंट जहां यासीन और उसके भाई रियाज की शुरुआती पढ़ाई हुई थी। दिल्ली के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई, वॉइस मैच हुआ और ये आदमी कोई और नहीं, यासीन भटकल ही था। ये सुनते ही पटना में ज्वाइंट डायरेक्टर ने दिल्ली फोन घुमाया। सर, वो यासीन ही है, हम 200% श्योर हैं। और अगर दिल्ली से इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया जाता है तो सर, हम उसे ड्रग करके जिंदा इंडिया बॉर्डर के पार ले आएंगे। दिल्ली को अब यकीन हो चुका था, परमिशन मिल चुका था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा नेपाल सरकार और वहां की इंडियन एम्बेसी को लूप में लिया। एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद नेपाल पुलिस की एक छोटा टीम इस सीक्रेट ऑपरेशन में एसओजी का साथ देने को राजी हो गया। 28 अगस्त की शाम पोखरा का मौसम अचानक बदल गया। दोपहर 4 बजे से ही आसमान में काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। रात का अंधेरा और ये तेज बारिश एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग थी। रात 8:30 बजे नेपाल पुलिस की एक टीम एसओजी के साथ ओरेगांव चौक पहुंचती है। एग्रीमेंट के मुताबिक एसओजी की टीम घर से काफी दूर अंधेरे में खड़ी होकर निगरानी कर रही थी। घर के अंदर घुसने का काम नेपाल पुलिस का था। नेपाल पुलिस की टीम घर के अंदर दाखिल होती है, लेकिन 10 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया, 9:45 बज गए, लेकिन घर से कोई हलचल नहीं हुई। पुलिस बाहर नहीं आई। बाहर बारिश में भीग रहे एसओजी टीम के पसीने छूटने लगे। क्या यासीन पिछले दरवाजे से भाग गया? क्या उसने नेपाल पुलिस को पैसे खिला दिए? तभी रात के करीब 10 बजे एसओजी लीडर का फोन बजा। दूसरी तरफ इंडियन एम्बेसी का एक सीनियर आईपीएस अफसर था और वो गुस्से से भरा हुआ था। अफसर ने तीखे लहजे में कहा, तुम लोग नेपाल में ये क्या कर रहे हो? वो एक बेगुनाह आदमी है, कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि एक टरबाइन इंजीनियर है। तुम दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब कर दोगे। इस ऑपरेशन को तुरंत रोक दो। दरअसल अंदर यासीन भटकल ने अपनी चालाकी दिखा दी थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ नेपाल पुलिस को यकीन दिला दिया था कि वो कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि एक मासूम टरबाइन इंजीनियर है जो प्रोजेक्ट के काम से नेपाल आया है। लेकिन बाहर खड़े एसओजी लीडर ने एम्बेसी अफसर को ऐसा करारा और सटीक जवाब दिया कि अफसर एकदम चुप हो गया। सर, अगर आप आईपीएस हो तो थोड़ा दिमाग लगाइए। एक हाईली क्वालिफाइड टरबाइन इंजीनियर एक छोटे से अंधेरे कमरे में छुपकर यूनानी दवाइयां क्यों बेचेगा? आप नेपाल पुलिस से बस इतना कहिए कि उन दोनों को बाहर लेकर आएं। अगर हम गलत हुए तो हम उन्हें इज्जत से छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद एम्बेसी का अफसर शांत पड़ा और उसने नेपाल पुलिस को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। रात 10:10 पर नेपाल पुलिस 2 संदिग्धों को बाहर लेकर आई। थोड़ी सख्ती और पूछताछ के बाद उस शख्स का आत्मविश्वास टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, मैं ही यासीन भटकल हूं। उसके साथ जो दूसरा आदमी था वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी था, एक खतरनाक सुसाइड बॉम्बर और अल कायदा का ऑपरेटिव, जिस पर भारत में 10 लाख रुपए का इनाम था। पुणे, वाराणसी और मुंबई के जवेरी बाजार धमाकों में वो यासीन का सबसे भरोसेमंद साथी था। यह भारत के लिए किसी डबल जैकपॉट से कम नहीं था। इसके बाद नेपाल पुलिस ने दोनों को अपनी गाड़ियों में बैठाया और एसओजी टीम को उनसे दूर रहने के लिए कहा, ताकि चेक पॉइंट्स पर किसी तरह का शक या सवाल न उठे। 29 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे एसओजी की टीम ने यासीन भटकल और हड्डी को नेपाल पुलिस से हैंडओवर लिया और भारत के बिहार बॉर्डर बेतिया में एंट्री की। भारत का सबसे खूंखार आतंकी आखिरकार पकड़ में आ चुका था। एक ऐसा मास्टरमाइंड जो कभी फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, हर दूसरे दिन अपना ठिकाना बदल देता था और जिसने सालों तक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को चकमा दिया। वो आखिरकार एक बेहद साहसी एसओजी टीम के सामने हार गया। इस गिरफ्तारी को गुप्त रखा जाना था, लेकिन दिल्ली में बैठे कई बड़े मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी, जिनका इस ऑपरेशन में कोई रोल तक नहीं था, मीडिया के सामने आकर इसका पूरा श्रेय लेने लगे। और जिन असली हीरोज ने उस 5 लोगों की एसओजी टीम ने अपनी जान जोखिम में डाली, अपनी जेब से खर्च किया, उन्हें क्या मिला? टीम लीडर को सिर्फ एक कमेंडेशन लेटर मिला और पूरी टीम को कुल 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया।
भारत के इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी को पकड़ने के बावजूद उन्हें किसी भी वीरता पुरस्कार के योग्य नहीं समझा गया। यह सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई थी। आज यासीन भटकल दिल्ली की तिहाड़ जेल के सेल नंबर 2 की कालकोठरी में अपनी सजा काट रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद इंडियन मुजाहिदीन के दोनों धड़े लगभग पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। भारत में उस स्तर के सीरियल ब्लास्ट का खौफनाक दौर काफी हद तक समाप्त हो गया है। लेकिन यासीन के दोनों भाई रियाज और इकबाल आज भी पाकिस्तान के कराची में मौजूद बताए जाते हैं और भारत के खिलाफ नई साजिशें रचने की कोशिशों में लगे हैं। आपको भारत का यह सबसे खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन कैसा लगा? क्या अपनी जान जोखिम में डालने वाली एसओजी टीम को उनका सही सम्मान और पुरस्कार मिलना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और कहानियां आप तक लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।